नमस्कार दोस्तों राजसत्ता किसी भी राजा या शासक के सिरहाने हमेशा बैठी नहीं रहती और न किसी की दासी बनकर सेवारत रहती है। वक्त की आंधी में बड़े से बड़े तख्त की बुनियाद हिल जाती है, धूल में मिल जाती है। मुगल साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। कभी शिखर पर विराजमान यह विशाल साम्राज्य सूखे पत्ते की तरह धराशायी हो गया। कई जबरदस्त कारणों ने एक साथ मिलकर इसे गहरे गर्त में धकेल दिया। अब एक एक कारण की चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण, औरंगजेब का चरित्र और उसकी नीति। इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब धार्मिक मामले में बहुत ही कट्टर था। वह अकबर की तरह सभी धर्मों को सम्मान देने वाला बादशाह नहीं था और न कंपोजिट कल्चर में विश्वास रखता था। संकीर्ण और कठोर धार्मिक नीति और दूरदर्शितापूर्ण सामाजिक और राजनीतिक नीतियों और आचरणों के चलते औरंगजेब ने बहुसंख्यक हिंदुओं की सहानुभूति खो दी। हिंदू उसके विरोधी हो गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिए। अपने राज्य के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नए मंदिर बनवाने पर रोक लगवा दिया। मंदिरों के साथ चल रहे शिक्षण संस्थानों को बंद करवा दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुराने मंदिरों को तोड़ने का आदेश उसने नहीं दिया था। यह भी कहा जाता है कि उसने सभी हिंदू अफसरों को नौकरी से निकाल दिया। उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाकर उसको मुसलमान बनाया। हिंदुओं पर जजिया कर लगाकर उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं उसने कभी भी हिंदुओं को मुसलमान बनाना नहीं चाहा। वह कुरान शरीफ के अनुसार शासन करना चाहता था। जो जजिया कर इस्लाम के अनुसार नहीं थे, ऐसे 80 करों को बंद कर दिया गया था। सिखों के प्रति भी औरंगजेब की नीति अच्छी नहीं थी। सच जो भी हो, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि औरंगजेब अकबर की तरह धार्मिक नीति के मामले में उदार नहीं था। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब की बहुत बड़ी भूल थी। इस कारण सिख औरंगजेब के दुश्मन बन गए। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों को पंजाब से निकालकर ही दम लिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण ही मराठे शिवाजी के नेतृत्व में संगठित होकर बड़ी शक्ति बन गए। दूसरा कारण, औरंगजेब के कमजोर, निकम्मे, विलासी और चरित्रहीन अधिकारी। औरंगजेब के लगभग सारे के सारे उत्तराधिकारी राग रंग, अय्यासी, विलासिता और षड्यंत्र में डूबे रहते थे। उनका चरित्र, नैतिक बल और शारीरिक बल बहुत ही गिर चुका था। ऐसे शासकों द्वारा शासन और सत्ता को संभाल पाना असंभव सा हो गया था। तीसरा कारण, मुगल साम्राज्य का आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाना। शाहजहां के द्वारा बड़े महलों के निर्माण में आंख मूंद कर पैसा बहाने के कारण साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो गई थी। औरंगजेब के द्वारा लगातार युद्ध करते रहने से राजकोष खाली हो गया था। उसके बाद अय्यासी बादशाहों के अंधाधुंध खर्चों ने तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी थी। ऐसी कंगाली की स्थिति में साम्राज्य को संगठित, सुरक्षित और मजबूत रख पाना असंभव सा हो गया था। चौथा कारण, भ्रष्टाचार। मुगल साम्राज्य में ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। हर काम के लिए रिश्वत लिए जाते थे। जनता में शासन की साख बिल्कुल गिर चुकी थी। लोग उनको विदेशी लुटेरे कहने लगे थे। जनता के अंदर धीरे धीरे विरोध की आग सुलगने लगी थी। पांचवा कारण, शिक्षा की अच्छी प्रणाली का न होना। देश में अच्छी शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी।
जिसके आधार पर शिक्षाविदों, दार्शनिकों और विद्वानों का उदय होता और उच्च कोटि के शासक, जागीरदार, सैनिक अफसर और अन्य अधिकारी पैदा होते, जिनकी सूझबूझ से शासन सुचारू रूप से चल पाता। छठा कारण, विदेशी आक्रमण। आपने देखा कि कई कारणों से साम्राज्य की नींव जर्जर हो गई थी, अंदर से हिल गई थी। ऐसे हालत में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने साम्राज्य को गहरा धक्का देकर धराशायी कर दिया। अंत में अंग्रेजों ने तो मुगल साम्राज्य को समूल नष्ट ही कर डाला। इतिहासकार इरफान हबीब ने लिखा है कि मुगल साम्राज्य की कब्र खोदने वाले वे स्वयं थे। स्टैनले लेनपुल ने लिखा है कि औरंगजेब के शासन से पहले ही हिंदुस्तान में गड़बड़ी थी, बाद में समाप्ति के संकट प्रकट होने लगे। इस तरह हम देखते हैं कि कई कारणों ने मिलकर मुगल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। थैंक यू।